आज मंडी लोकसभा क्षेत्र के इस उपचुनाव के प्रचार अभियान के अंतर्गत जहां हम त्रिवेणी बोलते हैं, सामने असराज है, यहाँ बंजार है और सामने रंग आ जाता है। तो तीन इलाके भी इकट्ठा होते हैं, तीन नदियां भी इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ सब लोग, आप लोग आज इस त्रिवेणी में, लारजी में इकट्ठे होकर के हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे लिए इस काम के लिए मदद करने के लिए जयसिंहपुर से बहुत दूर कांगड़ा से, जहां आपके बंजार विधानसभा क्षेत्र के लिए सहयोग देने के लिए आए हमारे पार्टी के साथी लोकप्रिय विधायक भैरविंदर धीमान जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र शौरी जी, हमारे बीच में चेयरमैन संजीव कटवाल जी जो पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, मंडल के अध्यक्ष श्री बलदेव जी, पार्टी के हमारे साथी श्री परमानंद जी, ढालेराम जी, आशा शर्मा जी, यशपाल डडवाल जी, लता जी, बनवारी लाल जी, पंचायतों के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, जिला परिषद, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति के और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बहुत गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने हमारा स्वागत अभिनंदन किया। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल करवा चौथ भी है। करवा चौथ की भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बहनें माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं उनको बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो पुरुष लोग भी हैं वो भी ताली बजा, क्योंकि आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ होने वाली है। अभी हम फिर बीच में आप सबके वोट मांगने के लिए आ गए हैं। हालांकि ये कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी बीच में ऐसा एक दौर आएगा जहां बीच में हमको वोट मांगने पड़ेंगे। भाई रामस्वरूप शर्मा जी हमारे सांसद चुन करके गए थे, दूसरी बार चुन करके गए थे, बहुत बड़े बहुमत के साथ गए थे, लेकिन आकस्मिक उनकी मृत्यु होने के पश्चात ये सीट खाली हो गई, इसलिए ये चुनाव यहां पर हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। एक भले इंसान के रूप में, एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उनका कोई मेल नहीं था। दौड़ते भागते आज बंजार, कल कुल्लू, परसों वानी, चौथ सराज पहुंच जाना, लोगों के बीच में रहते थे और मंडी को उन्हें एक अलग पहचान दिलाने में सफलता हासिल की। छोटी काशी मंडी, ये नाम जो अगर किसी ने दिया है, ये रामस्वरूप शर्मा जी ने दिया, जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध हुआ। जब देश के प्रधानमंत्री भी पड्डल के मैदान में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात आए तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी काशी का सांसद छोटी काशी के लोगों को नमन करता हूं। कुछ बातें आदमी के साथ हमेशा के लिए याद रहती हैं।
छोटी काशी कहते बोलते बोलते उन्हें प्रधानमंत्री जी के दिमाग में भी डाल दिया कि बड़ी काशी के सांसद आप हैं और छोटी काशी का सांसद मैं। क्योंकि मंडी में आपको पता है कि बहुत सारे मंदिर हैं। कई प्रकार के ऐसे संयोग होते हैं। मैं कई बार बातों का याद करता हूं। - 2013 में कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी। वीरभद्र सिंह जी उस वक्त सांसद थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बनाए हुए थे। उनने सरकार बनने के बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। मंडी की सीट खाली हो गई। 3 महीने के बाद 4 महीने के चौथे महीने चुनाव हो गया। यहां पर घोषणा हो गई चुनाव की। क्योंकि वीरभद्र सिंह सांसद थे तो वो मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। अब हमारे यहां पर पार्टी में विचार चला कि किसको खड़ा किया जाए। रामस्वरूप जी हल्के हल्के तो बोलते थे, लेकिन बहुत जोर से नहीं बोलते थे कि भी मुझे मेरा नाम लिया जाए। पार्टी ने मुझसे पूछा कि इस लोकसभा के लिए आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। मैंने कहा मैं विधायक हूं और विधायक के नाते काम करना चाहता हूं। मुझे मालूम था कि इस चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। राज्य की रानी साहब ने नई ताजी सरकार बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने बहुत सख्ती की मेरे साथ। पार्टी ने सीधे आदेश किया, कुछ नहीं, आपको ही चुनाव लड़ना है, जो मर्जी हो, परिणाम जो मर्जी हो उसकी परवाह मत करिए, आपको चुनाव लड़ना है। और ये मुझे संदेश दिया और कहा कि चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ा मैंने। रामस्वरूप जी मेरे चुनाव के प्रभारी थे। आप सबका भी सहयोग मिला, समर्थन मिला, लेकिन चुनाव का परिणाम पहले से मालूम था। परिणाम निकला तो हार गया। यहां जीतने की आदत पड़ी हुई थी, हार गया तो हिका उठी था। क्योंकि आदत जीतने की पड़ी थी, क्योंकि जब से चुनाव लड़ रहा था मैं लगातार जीत रहा था। मेरे साथी ने भी बोला कि भी दूजे बार नहीं लड़ना पड़े, ये लोकसभा ने लड़नी। और मेरे सराज के लोग भी नहीं चाह रहे थे कि मैं जाऊं। उसके बाद 2014 में जब जनरल इलेक्शन आया लोकसभा का, तो पार्टी ने फिर मुझे कहा तैयार हो जाओ। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मेरी अपनी एक भावना थी। मैंने कहा पार्टी का आदेश सर माथे होगा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं विधायक हूं, मुझे विधायक रहने दीजिए। पार्टी वालों ने कहा कि आप जो चुनाव नहीं लड़ना तो लड़ाना किसको है। तो मैंने रामस्वरूप जी को पूछा। मैंने कहा रामस्वरूप जी पूछ रहे हैं पार्टी वाले कि अगर आपको चुनाव नहीं, मुझे कह रहे हैं कि अगर चुनाव नहीं लड़ना तो कौन चुनाव लड़ेगा। तो रामस्वरूप जी ने कहा कि आपको ही लड़ना है चुनाव, और किसी को नहीं लड़ना है, आपको ही लड़ना है, आप ही जीत सकते हैं। और उसके बाद दूसरी बात ये कही, हाँ बोलते अगर बिल्कुल ही ना करनी आपने, बोलते तो मेरा नाम ले लेना। और मैं सही मायने में कहूं, जब चुनाव का निर्णय टिकट का होने लगा तो मैंने कहा कि और भी नाम थे। हमने कहा एक नाम, ये नाम भी है।
जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। और अंततः तो पार्टी का निर्णय हुआ, चुनाव का टिकट रामस्वरूप जी को दिया। और मुझे राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, मुझे दिल्ली से उन्होंने फोन किया, जयराम बात सुन ले, बोलते हैं सीधे बोल, उन्होंने मुझे ऐसे शब्दों में बोल दिया, बात सुन ले, टिकट जो है रामस्वरूप जी को आपके इसके कहने के मुताबिक दे रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ाने और जिताने की जिम्मेवारी आपकी होगी। मैंने कहा जो आदेश है जी हम करेंगे, कोशिश करेंगे, जितना कर सकते हैं करेंगे। और मैं उस चुनाव का प्रभारी के नाते काम करने में जुटा। जब टिकट उनको मिला तो कांग्रेस वालों ने पटाखे छोड़े, मैं भी हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये टिकट हमारे रामस्वरूप को मिला, हुई कांग्रेस शेरी बाजार में पटाखे क्यों छोड़ रहे हैं? पता किया इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो खुशी मना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बोलते अब चुनाव तो रहा ही नहीं, बोलता है तो एक तरफ ही हो गया। बोलते अखबारों ने खबरें छापी और मुझे पार्टी के भी बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि आपने चुनाव के लिए मना करके जो है बहुत नुकसान किया है। मैंने कहा आप अपनी अपनी सीटें देखो, मंडी की सीट हमारे पर छोड़ दो, हम इस सीट को लड़ेंगे और लड़ेंगे ही नहीं, इस सीट को जीतेंगे। क्योंकि मुझे भरोसा था कि रामस्वरूप जी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक छवि है और हमने काम किया। और काम करने के बाद माहौल खड़ा होता गया। और मंडी में जब मोदी जी की रैली थी उस दिन मैंने कहा कि अब हमको कोई ताकत चुनाव को नहीं हरा सकती है, रामस्वरूप जी सांसद बनकर के जा रहे हैं। और ये हमने उस दिन बात कही थी। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हम सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे, प्रतिभा सिंह जी भी वहीं ठहरी हुई थी। जब हम सर्किट हाउस से नीचे उतर करके काउंटिंग के लिए जा रहे थे तो प्रतिभा सिंह वही सर्किट हाउस में मेरे को मिल गई। तो मैंने ढाल मुजरा हुआ हमारा कई दिनों के बाद, क्योंकि इलेक्शन में तो बंद ही होता थोड़ा बहुत। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे रहा चुनाव? बोलते बड़ा धुआं दिया आप लोगों ने। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जीतेंगे हम। मैंने कहा कितने कर वोट से आप मान रहे थे? तो मैंने कहा आप तो बोल रहे थे 4 लाख वोट से जीतेंगे। बोलता नहीं 4 लाख नहीं होंगे, लेकिन हम 60-70 हजार और लाख वोट तक जीत जाएंगे। तब भी उनको भरोसा था कि जीतेंगे। काउंटिंग हुई, परिणाम निकला, 40,000 वोट से रामस्वरूप जी सांसद बनकर के दिल्ली चले। कल्पना नहीं कर सकते थे राजा की सरकार में राजा की रानी आ जाएगी, और वो हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरे देश में एक माहौल था कि देश में परिवर्तन चाहिए, मजबूत नेतृत्व चाहिए, और वो नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। जैसे ही हमारी पार्टी के नेतृत्व ने घोषित किया कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे, पूरे देश में एक माहौल खड़ा हुआ। और वो माहौल न तब रुका, न 2019 में रुका, न आगे 2024 में रुकने वाला है। ये माहौल आगे तक चलने वाला है। और उस दिन उसके बाद जब चुनाव का परिणाम निकला, हमने मंडी में जश्न मनाया। तो रामस्वरूप जी वही सर्किट हाउस में शाम को बोलने लगे, मुझे कहने लगे कि आपने इस गरीब ब्राह्मण पर बहुत उपकार किया है, इसका फल आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। बोलते कई बार आदमी के मुंह से निकले वो शब्द कि मुझे लग रहा है मेरी अंदर आत्मा बोल रही है, इस बात को बोल रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है। जो आपने मेरे ऊपर दया की है, आपने टिकट दिया हुआ छोड़ा है, और ऐसी सूरत में आपके लिए कुछ अच्छा होगा और भगवान यही करे। और वो अपने आप को सुदामा कहते थे, सुदामा कहते थे ना वो। तो उनके मुंह से वो बात निकली और आखिरकार एक दिन आया, परिस्थिति इस प्रकार की बनी जो हमने नहीं सोची थी, आपने नहीं सोची थी।
रामस्वरूप जी सांसद बनकर के दिल्ली और हमें यहाँ प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ये मैं आपके बीच में कहूँ। आज भाई और बहनों, जैसे यहाँ पर आपके नौजवान विधायक, जुझारू विधायक सुरेंद्र शौरी जी बातें कर रहे थे, एक एक योजना का जिक्र कर दे। बंजार में ये किया, लाजी में ये किया, सैन घाटी में ये किया। हमेशा आपके इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार से ये चिंतित रहते हैं, जिस प्रकार से काम करने की कोशिश करते हैं, बहुत कम विधायक होते हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए इस प्रकार से लगन और निष्ठा के साथ और बिल्कुल रात दिन मेहनत करके जो काम करने वाले होते हैं, बहुत कम होते हैं। उनमें से सुरेंद्र शौरी जी एक मैं आज भी देख रहा हूं, मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में, बंजार विधानसभा क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। कांग्रेस के नेता आज की तारीख में कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में हकीकत है, कोविड के संकट के बावजूद, इस कोरोना के इतने बड़े संकट के बावजूद भी हमने काम को नहीं रुकने दिया। संकट छोटा नहीं था, संकट बहुत बड़ा था। दो वर्ष हो गए इस कोरोना के, और अभी तक भी ये छिकड़ा नहीं उतरा हमारा मुंह के लगा हुआ, मास्क लगा हुआ है। छिकड़ा बोलते, क्या बोलते आपके हैं? मोटा बोलते, मार्केट मोटा भी बोलते हैं, कुल्लू में छिकड़ा बोलते हैं। अब आप बताओ, ऐसे हालात में भी हम काम करते थे। मैं इस बार से पहले भी आपके बंजार में कह चुका हूं कि आज से पहले जो मुख्यमंत्री रहे, उनको सौभाग्य है, उनका सौभाग्य रहा कि ऐसी कठिन परिस्थितियों के दौर में तो उनको नहीं गुजरना पड़ा। लेकिन हमारे सामने इस तरह का प्रश्न था कि अब पहले आदमी की जिंदगी को बचाया कि काम करें। हमने संतुलन बनाया, काम को भी नहीं बंद होने दिया, और उसके साथ साथ में हमने आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए जो जो किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की। और आज आप देख रहे हैं, भले ही कोरोना का संकट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन बड़े स्तर पर हम इस बात को कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और पूरा देश आज कोविड के संकट से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। मोदी जी ने जो आदेश किए, हमको उन आदेशों का पालन करने के लिए आप सबसे अपील की। आप सब लोगों ने सारी बातों को माना, स्वीकार किया, और उसके बाद आज हिमाचल प्रदेश में उस कोविड की उस सारी स्थिति को हम सुधारने में सफल हुए। इसलिए इस कार्यकाल को भले हम गिनते तो हैं कि 4 साल हुए, सही मायने में काम करने के लिए 2 ही साल मिले, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 140 सड़कों का काम होना ये छोटा विषय नहीं है। एक विधानसभा क्षेत्र में, बंजार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने तक कैसा हो, शौरी भाई जैसा हो। जब सड़कें बनाना कठिन है, सड़कों पर 1 किलोमीटर पर कई करोड़ रुपए खर्च होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगे हैं, शौरी जी लगे हैं। और मैं एक दिन में आंकड़ा निकाल रहा था, मैं आंकड़ा निकाल करके इस बात को देख रहा था, कांग्रेस ने 5 सालों में हिमाचल प्रदेश में उतनी सड़कें नहीं बनाई जितनी हमने 3 साल में बना करके तैयार कर दी। कांग्रेस के लोग आजकल हमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 साल का काम हो, 4 साल का पूछो, हिसाब पूछो।
4 काम गिनाओ, 1 काम गिनाओ, चाहे वो यहां से कैंडिडेट है, चाहे वो कांग्रेस के दूसरे नेता है, विपक्ष के नेता है। मैं उनको कहना चाह रहा हूं, आज हर विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ के काम चले हैं। कोविड का ये दौर रहा जब लोगों से मिलना जुलना हमारा बंद था। मैंने 42 विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल कार्यक्रम किए और 4,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास जो है वर्चुअल माध्यम से। जयराम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा इस काम नहीं रुकना चाहिए। अगर हॉस्पिटल का भवन बन करके तैयार है वो समर्पित होना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। अगर सड़क बन करके तैयार है, पुल बन करके तैयार है, मेरे आने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से उद्घाटन करने की रस्म पूरा कर देता हूं। वर्चुअल कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम जो है हमने इस प्रकार से किए। क्यों किए? इसलिए किए कि काम नहीं रुकना चाहिए। और जो कांग्रेस के नेता हमसे पूछ रहे हैं कि जयराम से पूछो, एक काम पूछो, मालूम नहीं वो किसको काम बोलते होंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा ऐसे 70 साल के बुजुर्गों को एक साथ पेंशन लगा दी। 750 मिलती थी कांग्रेस के राज में, हमने 1500 कर दी। वो 1500 पेंशन दे रहे, वो काम नहीं दिख रहा, इसको काम नहीं गिनते हो। हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 3,25,000 गैस के चूल्हे हर घर में पहुंचाए। कोई घर गैस के चूल्हे के बिना नहीं रखा, इसको काम नहीं गिनते। 50 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लेकिन एक घर में कोई गैस का चूल्हा दिया? गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में होना चाहिए। आज से पहले किसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी, हमने शुरुआत की। मुझे मालूम है कि गरीबी क्या होती है, क्योंकि हमने गरीबी देखी नहीं, हमने गरीबी के दौर में से हम गुजरे हैं। और ऐसे हालात में जब गरीब आदमी बीमार हो जाता है, जब उसके पास पैसा खर्च करने के लिए होता नहीं, इलाज के लिए पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं होता, वो बीमार आदमी जो ठीक नहीं हुआ है हॉस्पिटल से लेकर के वापिस ले चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, और वो दुनिया से चला जाता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अपने अधिकारियों के साथ जब बैठक करी थी, मैंने कहा कोई योजना हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसी योजना हमारे पास है क्या जहां गरीब आदमी का हम मुफ्त में इलाज कर सके। अधिकारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, वो तो वैसी योजना तो नहीं है, हम सीएम रिलीफ फंड से पैसा देते हैं। अरे हमने कहा सीएम रिलीफ फंड से कितना कर पैसा देंगे आप? आदमी कुल्लू के हॉस्पिटल में, पंजाब के हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री शिमला बैठा हुआ, सीएम रिलीफ फंड का की एप्लीकेशन लेकर के शिमला पहुंचेगा वो। हमने कहा योजना बनाइए, और ऐसी योजना बनाइए जहां गरीब आदमी का हम मुफ्त में इलाज कर सके। अधिकारियों ने कहा कि बहुत पैसा लगेगा उसमें, योजना तो हम बना देंगे लेकिन बहुत पैसा कर लगेगा। हमने कहा आदमी की जिंदगी से कीमती कोई और चीज है क्या? अगर इस काम को भी नहीं हम कर सके तो काम क्या है करेंगे हम? हमने कहा जितना पैसा लगेगा लगने दीजिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के इलाज के लिए मदद का रास्ता निकाला। आखिरकार अधिकारी बैठे, योजना बनाई, योजना बना करके तैयार की हिम केयर के नाम से, और आज मुझे खुशी है कि हमने हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करके उनका स्वस्थ करके उनको घर भेजा। और जो कांग्रेस के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जयराम से एक काम पूछो, ये उन्हें काम नहीं दिखता है। हमने आगे बढ़कर के, इससे ज्यादा बढ़कर के, ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिनके जो चलने और फिरने के लायक भी नहीं है,
उनके लिए लक्ष्य योजना बनाई हमने। उन लोगों के लिए 3,000 रुपए हर महीने का खाते में डाल रहे हैं जो चल नहीं सकते हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, बीमारी ऐसी लगी है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक के लिए दवाई खानी पड़ेगी। 3,000 रुपए हम सहारा योजना के नाते उनके खाते में डालते हैं। इससे वो काम नहीं मानते। अभी हमने योजना हिमाचल प्रदेश में बना करके तैयार की, जिस योजना के अंतर्गत हमने बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी जब होगी, चाहे वो जनरल कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, जब बेटी की शादी होगी तो 31,000 रुपए हम शगुन के रूप में उस बेटी की मदद करने के लिए इसको काम नहीं मानते। पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है, और प्रदेश में वैक्सीन लगाने की अगर बात आती है तो हिमाचल पूरे देश भर में पहले नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है। देश का नेता कैसा हो? जयराम ठाकुर जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? जयराम ठाकुर जैसा हो। आप देखिए, आप कल्पना करिए, बड़ा बंगाल में हेलीकॉप्टर में हमने वैक्सीन भेजी, डॉक्टर की टीम भेजी, नर्सें भेजी, वही वैक्सीन लगा करके आए। और आपके कुल्लू में, मलाना के गांव में, जहां देवता जगदम्बनी ऋषि की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है, हमने कहा बाबा वैक्सीन लगानी है, कहा कि देवते से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने कहा देवता से परमिशन लीजिए, देवता को इस बात के लिए राजी करिए कि आदमी की जिंदगी बहुत जरूरी है। हमने डिप्टी कमिश्नर को भेजा, हमने कहा आप जाइए देवता के पास जाइए, देवता से भी प्रार्थना करिए और कारदारों से भी मिलकर के बात करो, और वहां वैक्सीन लगनी चाहिए। आखिरकार देवता ने परमिशन दी और मलाना गांव में भी वैक्सीन लगा दी। और आपके इसी विधानसभा क्षेत्र के शाक्ति मरौड़ के इलाके में वैक्सीन पहुंचाना छोटा काम नहीं था। शायद मेरे 1-2 दिन लगते हैं पहुंचने के लिए, बोलते एक दिन पूरा लगता है पहुंचने, और वहां पर भी वैक्सीन पहुंचाई। डोडरा क्वार में जाकर के, डोडरा क्वार जहां से वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, रोडू विधानसभा क्षेत्र में पड़ता वो, मैं वहां गया, अपने साथ वैक्सीन साथ ले गया, डॉक्टर साथ ले गया, उनको वहां पर छोड़ दिया। पूरे देश भर में कठिन परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को, उस दिन बधाई दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने बहुत बड़ा कठिन काम था उस प्रदेश के लिए करना, लेकिन उसके बावजूद भी किया। और कांग्रेस के लोग इसको काम नहीं करते। शायद मुझे लगता है कि वो काम उसी को मानते हैं। 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला, उनके हिसाब से काम वही है, वो तो नहीं हम कर सकते। एक घोटाला की बात करो, एक पैसे का घोटाले की बात सुनने को नहीं मिली, देखने की तो बात दूर की। ये अंतर है जिसको समझना चाहिए। और 4 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश सरकार का हमारा पूरा हो रहा। उंगली उठा करके कहिए, अगर हिम्मत है तो उंगली उठा करके बोले कि ये भ्रष्टाचार कहीं अगर हुआ हो। अगर कांग्रेस होती तो मालूम नहीं आज तक कितने किस्से निकल जाते इनके भ्रष्टाचार के। आज लोगों के बीच में कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, ये 3 वर्षों में बढ़ी है। जो कांग्रेस पार्टी 50 साल तक सत्ता में रही, अगर बेरोजगारी देश में और प्रदेश में बढ़ी है तो सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का, जो लंबे समय सत्ता में रही। इसलिए इन सारी बातों का जवाब देने के लिए अगर हम कहने लगे तो बहुत लंबी बात है। पार्टी ने यहां से ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर यही नगवाई में, आपके तो मजे लगे बंजारवाड़ों को, आपके तो बिल्कुल ही बस
नजदीक है, सुबह जा सकते हैं, शाम जा सकते हैं, सांसद यहां पर मिलेंगे। और ब्रिगेडियर ठाकुर वो जिन्होंने कारगिल पर विजय हासिल की, कारगिल की विजय में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। जब उनकी जिम्मेवारी लगाई गई, टाइगर हिल पर आपको जाना है, 16,000 की हाइट पर, ऊंचाई पर ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर अपनी ब्रिगेड को कमांड करते हुए जीत हासिल करते हैं और तिरंगा झंडा फहराते हैं वहां पर टाइगर हिल में। हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। वो हमारी पार्टी के कैंडिडेट और उस कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो लड़ाई थोड़ी थी, युद्ध थोड़ी था, वो तो घुसपैठ की थी, थोड़ी सी घुसपैठ की थी। अरे इस देश के 527 सैनिक शहीद हो गए, नौजवान, कईयों की शादी नहीं हुई थी, कईयों की शादी अभी कुछ महीने की हुई थी, छोटे छोटे बच्चे थे कईयों के, बूढ़े मां बाप, लेकिन देश के लिए शहादत दे करके चले गए। और वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी घुसपैठ। 52 सैनिक तो हमारे हिमाचल प्रदेश के थे जो शहीद हुए, 13 हमारे मंडी और कुल्लू के नौजवान शहीद हुए। हम उनके घरों में गए, परिवार वालों को मिले। आप कल्पना करिए उनके परिवार की क्या स्थिति रही जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। और उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी हम धन्यवाद इस बात के लिए करते हैं, जब अमेरिका ने वहां से संदेश दिया कि अटल जी आप आइए, हम बैठ करके बात करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मेरे पास बैठे हैं, वहां के राष्ट्रपति ने कहा ये कारगिल का मामला हम यहां बैठ करके चर्चा कर लेते हैं, इसका समाधान निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं। अटल जी ने दो टूक शब्दों में कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मेरी धरती पर आक्रमण हुआ है, मेरी धरती पर घुसपैठ हुई है, जब तक मैं एक एक दुश्मन को मार कर नहीं गिराऊं तब तक के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता किसी बात पर चर्चा करते। मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और कांग्रेस के लोग इस प्रकार की टिप्पणी जब सैनिकों पर, कुछ लोग कहते हैं कि सैनिकों का राजनीति में क्या काम है, क्यों सैनिक हिमाचल ये हमारे अपने देश का नागरिक नहीं है? एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार वो हर चीज के लिए जो पात्र है उसके लिए वो उसके लिए काम कर सकता है। अगर ईमानदार, अगर सैनिक अगर हमारा देश के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, आज अगर वो सच्चा सिपाही चुनाव लड़ता है तो क्या गुनाह किया? इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। बड़ा विचित्र लगता है कांग्रेस की स्थिति को देखते, हालात को देखते हुए हमको। आप कल्पना करिए, हमारी पार्टी ने जो स्टार कैंपेनर की जो लिस्ट बनाई उसमें हिमाचल के हमारे सारे नेता हैं, चांदा कुमार जी हैं, धूमल जी हैं, मैं हूं, अनुराग जी हैं, और उनके साथ साथ हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस वालों ने जब प्रचार की जो स्टार प्रचारकों की सूची बनाई तो स्टार प्रचारकों की सूची में नाम किसके हैं? बिहार का कन्हैया, जो कल तक कामरेड हुआ करता था। ये वो कन्हैया है जिस कन्हैया ने भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार ये नारे लगाए थे जेएनयू में। ये वो कन्हैया है जिस कन्हैया ने कहा था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। और अफजल कौन था? जिसने भारत की लोकसभा पर हमला किया था, दर्जन लोग वहां पर मारे गए थे, और उसको हेलीकॉप्टर देख करके यहां पर स्टार कैंपेनर को मारे। ये अफजल वो अफजल है जिस अफजल ने कहा कि भारत के सैनिक जाकर के कश्मीर में अत्याचार करते हैं महिलाओं के साथ। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कोई हो नहीं सकती है। कल तक कामरेड था, आज कम्युनिस्ट बन गया।
आज कांग्रेस का बन गया, दिवाला निकल गया इस पार्टी का पूरे देश भर में। दूसरा प्रचारक कौन? सिद्धू बनाए हुआ है, अब ये आए नहीं है। वो सिद्धू जो सोनिया गांधी के बारे में क्या टिप्पणी करते थे मालूम है आपको? उनको मुन्नी मुन्नी कहते थे। राहुल गांधी को पूरे देश में, दुनिया में उन्होंने पप्पू पप्पू कह करके इतना प्रसिद्ध कर देगा, आजकल कोई आदमी अपने बच्चे का नाम पप्पू रखता ही नहीं। और किसी ने रख भी लिया होगा, पुराने समय में रख लिया होगा, वो सोचता है कि भी यार माफी करो, मेरे को इस नाम से मत बोलो भाई। विचित्र परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी की। वीरभद्र सिंह जी नेता थे, आज नहीं रहे हमारे बीच में, हमारी भी संवेदना है। लेकिन उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी में ऐसी उठापटक चल रही है, होड़ चल रही है नेता बनने की। विधानसभा के अंदर देखते हैं, यहाँ अरविंद दिवान जी बैठे हैं, शौर्य जी बैठे हैं, विधानसभा का तमाशा ये देखते हैं। विपक्ष का नेता उठता है तो पीछे के लोग बैठे रहते हैं, पीछे के लोग बैठे होते हैं तो वो आगे वो बैठा रहता है। आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि भाई वीरभद्र सिंह के बात हो। मंडी की सभा में हमने कहा कि अब हम अपनी ओर से शुरुआत नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे। शौर्य जी ने जिक्र किया, हमने इस लालजी को भी पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए शुरुआत कर दी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ टूरिस्ट आएंगे, यहाँ आकर के यहाँ की रौनक आप देखेंगे, जिस तरह का हमने प्रोजेक्ट बना करके तैयार कर रहे हैं। एक बार जयराम जी, बार जयराम जी। लेकिन कांग्रेस के लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं बस, कि बाद में कौन होगा। और मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लड़ते रहिए, जो करना करिए, बारी नहीं आने वाली है। आज भी भाजपा है, 22 में भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बार भाजपा, बार भाजपा। मैंने मंडी की सभा में उस दिन कहा कि ये मंडी भाजपा की थी, भाजपा की है, भाजपा की रहेगी। और मंडी का मतलब उन्होंने उस तरह से ले लिया जैसे कि मैं मंडी शहर की बात कर रहा हूं। मैं कहा मंडी लोकसभा का बात कर रहा हूं। मैं मंडी लोकसभा हमने 2014 में भी जीती थी, मंडी लोकसभा 2019 में भी जीती थी। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मंडी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। क्या गलत बोला इसमें? जयराम जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मंडी लोकसभा का मैं जिक्र करता हूं तो उसमें कुल्लू का जिला भी आता है, उसमें लाहौल भी आता है, भरमौर भी आता है, किन्नौर भी आता है। और रामपुर भी आता है। हम यहां पर बात कहेंगे, हम बोलते हैं कि नहीं, हमको इकट्ठा होना चाहिए, मिलकर के चलना चाहिए, हमको अपना सांसद बनाने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए। उसमें यह लोकतंत्र में मुझे अधिकार है बोलने का, वोट मांगने का अधिकार है, सहयोग मांगने का अधिकार है। अरे वो कह रहे हैं कि क्षेत्र बात कर रहे हैं। अरे क्षेत्र बात तो उस वक्त होता था जब कई सरकार बदल जाती थी, टोपियों के रंग बदल जाते थे। हमने उस परंपरा को ही समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। ये हरी टोपी उसकी है, ये लाल टोपी उसकी है, ये ऊपर का हिमाचल, ये नीचे का हिमाचल, कई तरह की बातें होती थी। हमने एक ही बात कही, हमने कही ये टोपी ना ऊपर की है, ना नीचे की है, ना इसकी है, ना उसकी है, ये हिमाचल की टोपी है, हिमाचल की टोपी है, हिमाचल की संस्कृति की प्रतीक है ये। इसलिए आप लोग देखते होंगे मैं हरी भी पहनता हूं, लाल भी पहनता हूं। जो कुल्लू की टोपी अलग तरह की होती है, विशेष तौर से जो भाई साहब ने पहनी वो मिलती है, उसको पहन लेता हूं। कभी नहीं मिलती है तो नहीं पहनता हूं।
फिर ऊपर नीचे की बातें कहने लगते कि भाई ऊपर का बनता था, बोलते ये ऊपर का मुख्यमंत्री नीचे का मुख्यमंत्री। मैंने कहा आपकी बात झगड़ा खत्म, मंडी बीचों बीच है। मैंने सपा खत्म। बार जयराम जी। इसलिए भाई और बहनों, बहुत सारी बातों का जिक्र कर सकते हैं। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि बंजार विधानसभा क्षेत्र बहुत तेजी से विकास की गति पकड़ते हुए एक अलग पहचान बना रहा है और उसमें आप सबका योगदान है। पिछली बार आपके बंजार विधानसभा क्षेत्र से बहुत बड़ा बहुमत मिला। लोकसभा के चुनाव में यहां कितनी बढ़त थी? 22,000 की बढ़त थी। और अब की बार ये बढ़त घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए। जयराम जी। बार जयराम जी। बढ़ेगी ना? बाकी गल करे बड़े, दोहरी गल करे वहां सब। मंडी का हम पहाड़ी आदमी हैं, जो हम बोलते हैं बढ़नी इसलिए चाहिए क्योंकि इस चुनाव से अगर आपके यहां से बढ़त बढ़ी तो इसका संदेश सीधा जाएगा। अगला चुनाव का काम आपका आधा इसके साथ ही हो जाएगा। शाही भाई जैसा हो। इसलिए इस बात को करने की जरूरत है। शाही भाई जैसा हो। और सरकार भाजपा की होगी, निश्चित रूप से होगी 2022 में। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की होगी, बंजार फिर साथ होना चाहिए, बंजार का सहयोग साथ होना चाहिए। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप सब पूरा सहयोग करें और इस लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत के साथ यहां से आप बढ़त दें। चाहे जो मर्जी कहते रहे कई लोग, लेकिन आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हम मंडी लोकसभा ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। और मंडी की ही बात नहीं मैं कह रहा हूं, मंडी को भी जीतेंगे, हम फतेहपुर को भी जीत रहे हैं, हम अर्की को भी जीत रहे हैं। और हम देख रहे हैं परिस्थितियां जुब्बल कोट खाई में भी बदलती जा रही है। मैं पिछले कल वहां पर जाकर के आया हूं। हम सब जगह जीतने वाले हैं, ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। और दूसरी बात रहती है भाई, हम सराजी हैं, आर पार मिलकर के चलना, मिलकर के रहना, दुख सुख के साथी। जब आप ही साथ नहीं होंगे तो कौन साथ होगा? इसलिए आपका साथ मुझे हर हालत में चाहिए, मजबूती के साथ चाहिए, चट्टान की तरह साथ चाहिए कि बंजार चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा है। तो इस तरह का संदेश इस लोकसभा के चुनाव में जाना चाहिए। इस संदेश को आप दीजिए और ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को भारी बहुमत के साथ आप जिता करके भेजिए। यही मुझे आप सबसे आज निवेदन करना है। और वोट देने सबने जाना है, वोट देने सबने जाना भाई, ज्यादा से ज्यादा वोट। प्रदेश का नेता कैसा हो? अगर बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं, काम के लिए बाहर गए हो, उनसे भी निवेदन करो कि वो भी आए और वोट देने के लिए जरूर पहुंचे। ये मैं निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं। आप बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको दिवाली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। 2 तारीख को परिणाम निकलेगा, लेकिन हमारी दिवाली तो जो है 4 तारीख के बजाय 2 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो दिवाली की भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद।